नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं, आपका अपना चैनल। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स का रुख करने का, जिसमें सियासत से लेकर तमाम मुद्दों की आप स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। विस्तार में हर मुद्दे को समझते हैं। पहले मुद्दे की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने आज झारखंड, पश्चिम बंगाल में दमदार चुनावी जनसभा की। प्रधानमंत्री ऐसे राज्यों में थे जहां क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है। झारखंड के जमशेदपुर में जेएमएम को जमकर घेरने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने जमकर गर्जना की, हुंकार भरी, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ हुआ इन दो राज्यों में, देखिए इस रिपोर्ट में। यानी जीवन भर कमाएंगे आप, उससे हड़पेगी कांग्रेस। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए। मिशन 400 के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चुनावी प्रचार को लेकर जमशेदपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के गढ़ में पहुंचे। पुरुलिया, बिशनपुर और मंदनीपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर दहाड़ लगाई। बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। सुबह जमशेदपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए खूब ठिकड़ा फोड़ा। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे, पर्सनल प्रॉपर्टी। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं, ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो। ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। साथियों, कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से, जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली। जमशेदपुर के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे तो यहां नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हाल के दिनों में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई पर पूरे राजनीति के जानकारों की नजर बनी हुई है। आए दिन जुबानी जंग के साथ साथ दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत सड़क पर ही देखने को मिलती है। ऐसे में बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सेंध लगाने पर बनी हुई है। साथियों, टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है, उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। पुरुलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर मां, माटी और मानूस के भक्षण करने वाले पर आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार ने हजारों लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी ये कहकर ठिकरा फोड़ दिया कि कांग्रेस और टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। टीएमसी को तबाह कर देगी। पुरुलिया की धरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सड़कों पर निकला तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुरुलिया के बाद जब प्रधानमंत्री बिशनपुर पहुंचे तो यहां भी टीएमसी और कांग्रेस को लेकर उनके तेवर सख्त थे। बिशनपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टी के विकास मॉडल का जिक्र बिल्कुल अलग अंदाज में किया, तो वहीं कट्टरपंथियों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो दबाव में साधु संतों को गालियां दे रही हैं। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया है। सुख दुख में इन लोगों ने लोगों का साथ दिया है। लेकिन यहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे ये संगठन देश को बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों में ही फलते फूलते हैं। यहां टीएमसी क्या कर रही है आप जानते हैं। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन खेत में पर्याप्त पानी नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी अलग ही आक्रामक रवैये में रहती है, जहां हर मंच से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी के दिग्गजों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसक प्रवृत्ति का मामला बेहद ऊंचे स्तर पर उठाया है। बंगाल में शेख शाहजहां से लेकर मतदान केंद्र पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में से एक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ बंगाल दौरे पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों का क्या समीकरण रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। टीएमसी को तबाह कर देगी।
और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर जो इन दिनों चर्चा बनी हुई है उसकी। आम आदमी पार्टी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर हो, चाहे फिर मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर हो, और अब बीजेपी कार्यालय की ओर मोर्चा खोलने को लेकर। आज सुबह केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और फिर बीजेपी कार्यालय की ओर कूच कर देती है आम आदमी पार्टी। पूरे मामले को देखिए विस्तार से और समझिए कि क्या कुछ निष्कर्ष निकला। पहले शराब घोटाला, अब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया और आम आदमी पार्टी के कार्यालय से बीजेपी ऑफिस की ओर कूच कर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी कार्यालय तक मार्च किया, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायकों और नेताओं के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी और आप कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक दिया। इस दौरान और शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ आप समर्थकों को हिरासत में भी लिया, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। प्रदर्शन से पहले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, आपको कुचलने का इरादा बनाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन में शामिल दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी पर मुद्दों से भटकाना, आपके नेताओं को जेल भेजने का आरोप लगाया है। केजरीवाल साहब ने यही तो कहा था कि भाई आप रोज रोज एक एक आदमी को पकड़ते हो, क्यों ड्रामेबाजी करते हो। अरविंद केजरीवाल जी खुद आ जा रहे हैं, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे पार्षद आ रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, सबको पकड़ के जेल में डाल दो। इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर संजय सिंह जी को, फिर अरविंद केजरीवाल जी को, विभव कुमार जी को। अब कल से चला रहे हैं कि जी राघव चड्ढा आ गए वापस, अब उनको गिरफ्तार करेंगे, आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ को गिरफ्तार करेंगे। तो पार्टी ने निर्णय लिया था कि भाई आप रोजाना जो लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो, उससे अच्छा एक ही बार गिरफ्तार कर लो, मुद्दों की तो बात करो चुनाव में। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने आप पर तंज कसा है और आम आदमी पार्टी को अहंकारी पार्टी बता दिया है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। अहंकारी आदमी पार्टी हो गई है। केजरीवाल अहंकार से भरे व्यक्ति और ऐसी धूर्तता करते हैं कि झगड़ा उनके पार्टी के अंदर का। केजरीवाल को तो ये जवाब देना चाहिए। केजरीवाल जी, ये याद रखना, ये वो भारत है जहां एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और वंश सहित विनाश हो गया था दुर्व्यवहार करने वालों का। ना तो आप बचोगे, ना आपकी पार्टी बचेगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के आरोपी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट का सहारा ले रही हैं। आज अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये दिन आ गए अरविंद केजरीवाल के। आज
निर्भया की आत्मा भी रो रही होगी कि जिन लोगों ने कसम लिए थे कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, काम करेंगे, वो महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहते हैं, महिलाओं को पीटने वालों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेम ऑन केजरीवाल। दिल्ली में आप के प्रोटेस्ट को लेकर सियासत गरमाई है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के मामले से ध्यान भटकाने के लिए प्रोटेस्ट और आरोपों का सहारा ले रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी समर में ये मुद्दा कितना दूर तक जाता है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके तहत ताबड़तोड़ कई प्रदेशों में चुनावी जनसभाएं भी वो कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे थे, एक ऐसी लोकसभा सीट जो यादव बाहुल्य है। कहा जाता है कि यहां यादव वोट बैंक निर्धारित करता है कि गाजीपुर का शहंशाह कौन होगा। यादव बाहुल्य सीट होने के कारण आज चुनावी प्रचार में बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को उतारा था। अपने चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ने जमकर हुंकार भरी और विपक्ष की खूब क्लास लगाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे पर दिखाते हैं ये आपको खास रिपोर्ट कि कितना अहम दौरा है गाजीपुर दौरा और उनके अन्य जगहों के दौरों के मायने। मध्य प्रदेश में वोटिंग समाप्त हुई तो बीजेपी ने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को नया कमान सौंप दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में मोहन यादव का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। बीजेपी ने विशेष तौर पर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है, तभी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां करवाई गई। एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुखिया रविवार को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोहन यादव की इस जनसभा से जाहिर तौर पर यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश रही, तो वहीं मोहन यादव जंगीपुर में जनसभा को संबोधित करते दिखे। जंगीपुर यादव बहुल्य विधानसभा है, वहीं गाजीपुर में सबसे ज्यादा मतदाता यादव समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी और योगी लहर में भी सभी 7 विधानसभा सीट सपा और सुभाषपा गठबंधन के खाते में आई थी। आपको बता दें कि गाजीपुर में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में मोहन यादव तय रणनीति के तहत गाजीपुर में चुनावी हुंकार भर रहे थे। मोहन यादव जब मंच पर आए तो उन्हें श्री राम मंदिर की तस्वीरों के साथ सम्मानित किया गया। यही नहीं, यादव समाज की गरिमा संस्कृति की परिदृश्यता पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को दूध दही भी भेंट की गई। चुनावी जनसभा की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश का जिक्र बड़े अनोखे अंदाज में करते हुए मंच से सपा को जमकर फटकार लगाई। संबोधन में मोहन यादव ने बीजेपी शासनकाल की योजनाओं और कार्यों की जमकर सराहना की। लोगों को लूटने वाला, वो लेते ही नहीं वाला, जिसको देखो वो कोई हथियार के बलबूते पर, कोई पैसे के बलबूते पर, आतंक के तांडव मचा करके, याद रखना जितना भी तांडव मचाओगे, अब ये 56 इंच की सरकार और 12 की सरकार है डबल इंजन वाली, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी सारी दुनिया हिसाब किताब के साथ बराबर होगी। देश में लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो पाकिस्तान के जिंदाबाद करने वालों को उनके घर में घुस के मारने की हिम्मत किसी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के अंदर, देशभक्तों के बीच में आप पाकिस्तान जिंदाबाद करो, धूप मरना चाहिए, आपको कोई अधिकार नहीं। हमको तो इस बात का आनंद आता कि आज भगवान राम का जयकारा गूंज रहा है और आप देखो, याद करो मोदी जी की पार्टी को तीसरी बार क्यों सरकार में लाना चाहिए, आपकी तो ज्यादा जवाबदारी है। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,81,077 मतदाता हैं, जिसमें 10,29,073 पुरुष तो वहीं 8,51,285 महिला मतदाता हैं। गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और जमानिया शामिल है। गाजीपुर पहुंचे मोहन यादव से जब विस्तार न्यूज की बातचीत हुई
तो उन्होंने पूरे देश का मोदीमय माहौल बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो यूपी दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आजमगढ़, फिर यूपी के अलग अलग ज़िले और मुंबई, इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है पूरे देश में? चारों तरफ मोदी में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जिस प्रकार के 5वें चरण के नज़दीक हम पहुंच गए और इस चरण के अंतर्गत जो माहौल दिख रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जनता ने विपक्षियों को सबक सिखाने का मौका ढूंढ लिया है। जिस ढंग का स्पार्क आ रहा है, मैं जो कल रात को मुंबई था, आज रात को दिल्ली जाने वाला हूँ, दिन में यूपी था, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, मोदी जी के लिए लोगों के दिल में प्रेम है, वो अपार है, उसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सर, यादव बाहुल इलाकों में जहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सर्वमान्य नेता के तौर पर आप मानने, क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे। माननीय मोदी जी ने कहा है ये सबका साथ सबका विकास, और कहीं भी बात को सामने चरितार्थ होते देखते हैं तो उसका असर आता ही है। और केवल यादव बहुल में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ, हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे। इस बात का तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। इसमें हर कोई व्यक्ति हर कहीं से खड़ा होकर के कोई भी जवाबदारी संभाल सकता है, ये विश्वास हुआ। और माननीय मोदी जी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके उदाहरण थे। और आज हम जैसे कई कार्यकर्ता जो अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व एक तरह से कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व है। हमें इस बात की प्रशंसा भी करना चाहिए। और मैं आपसे आह्वान करूँगा, अब जहाँ जिसके जितने दौर के चुनाव बचे हैं, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार उनकी बहन उनके लिए कन्विंसिंग कर रही है, प्रचार कर रही है। इंडी गठबंधन और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कल उनने इंटरव्यू मैंने देखा प्रियंका गांधी का, जिसमें उनने कहा कि भाई मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ी कि मेरे भाई का चुनाव प्रचार करना है। तो वो कहाँ प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कहाँ एक सीट बचाने के लिए उनके बहन भाई सबको लड़ना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और इनका मतलब है कि चुनाव की पराजय पहले से ही उन्होंने मान ली कि उनको मेहनत करना पड़ेगी। देखो, एक मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे डंके की चोट, और गुजरात से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये हिम्मत की बात होना चाहिए ना। तो चुनाव लड़ने में अगर ये हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब चुनाव के पहले ही रिजल्ट आ गया, इसमें बचा क्या। इंडी गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि चुनाव जीतने से पहले ही वो लोग हार मान चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी के 400 मिशन का जो 400 पार का मिशन है, उसके पार होने का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, गाजीपुर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर काम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर काम करने जा रही है। चुनावी बैठकों के बाद अब एक बार फिर से कुछ अन्य बैठकों का दौर शुरू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बैठकें बता रही है इसे कांग्रेस। इसके पीछे बड़ी रणनीति है। क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 मई को पार्टी के 27 प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस संगठन को धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष 22 और 23 मई को भोपाल में 2 दिन तक युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आज युवाओं को निश्चित तौर पर कार्यशाला के रूप में 21 और 22 को बुलाया गया है। 20 तारीख को हम प्रत्याशियों के और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। मतगणना की रणनीति को अंतिम रूप देना है, किस तरीके से निगरानी रखी जाए, किस तरीके से हमें कानूनी पहलुओं पर मतगणना में काम करना है। युवा जोश और अनुभव दोनों को मिला करके हमारी पार्टी काम कर रही है। आपने देखा जब हम सरकार में आए तो 28 के 28 नौजवानों को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया। आने वाले समय में नौजवानों की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए हम लगातार अपनी सेकंड लाइन को तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ताकत में युवा आगे आएंगे। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में मतदान को लेकर लोकसभावार रिपोर्ट ली जाएगी और मतगणना की तैयारी पर चर्चा होगी। विधायकों, जिला और ब्लॉक इकाई, बूथ, मंडल और सेक्टर इकाई के साथ अन्य संगठनों की भूमिका के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। सभी से चुनाव प्रचार से लेकर मतदान की स्थिति पूछी जाएगी और कम मतदान पर भी आकलन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
कांग्रेस ने इस बार 29 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया था, तो वहीं खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। लिहाजा कल होने वाली बैठक में 27 के 27 प्रत्याशी शामिल होंगे। इलेक्शन के बाद एक्शन में कांग्रेस, 20 मई को बुलाई बड़ी बैठक, मतगणना की तैयारी पर होगी चर्चा, संगठन की भूमिका पर फीडबैक लिया जाएगा, प्रचार से लेकर मतदान तक की जानकारी, कम मतदान पर भी होगी चर्चा। 27 प्रत्याशी बैठक में होंगे शामिल। जब चुनाव में काम करने का समय था तब जीतू पटवारी, उनकी टीम और कांग्रेस के नेता लड़ाई झगड़े में लगे थे, अपने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने में लगे थे, और अब जब चुनाव समाप्त हो गया है तो एक तरह से काम करने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति बची है, ना नेतृत्व बचा है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पहचान चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में ताला लगाना बाकी रह गया है। वहीं 22 और 23 मई को कांग्रेस यूथ विंग की बैठक होगी। एमपी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव हर पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा करेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। बैठक में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस देश में अपनी अलग पहचान बनाए, जो आक्रामक भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक, 22 और 23 मई को यूथ विंग की बैठक। प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे शामिल। हर पदाधिकारी से करेंगे 1-to-1 चर्चा। संगठन को मजबूती देने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर सज संवर रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साथ में इसका वास्तु भी देखा जा रहा है, उसमें भी सुधार होना है। लेकिन इसके साथ साथ में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस खुद को संगठित करने जा रही है। 20 तारीख से 20 मई से सिलसिला शुरू होगा बैठकों का। कल जो बैठक होगी उसका जीतू पटवारी नेतृत्व करेंगे और इसमें सीनियर लीडर्स रहने वाले हैं। इसमें तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह भविष्य में रणनीति बनाई जाए, चाहे मतगणना का दिन हो या उसके बाद की स्थितियां हों। इसके साथ साथ में 21 और 22 को युवाओं की बैठक होगी। युवाओं की बैठक में भी भविष्य, क्योंकि युवाओं का है, ये तय किया जाएगा। और अब जो आक्रामकता भाजपा में रही है मुद्देगत, वही कांग्रेस में भी दिखाई देगी। कांग्रेस लगातार घेरने के मूड में है भाजपा को। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। और ओडिशा चलेंगे, जहां बीजेपी नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। सीएम विष्णुदेव साय लगातार 6वें दिन ओडिशा दौरे पर रहे और जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाते हुए दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है, देखिए कैसे। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। 4 चरणों के चुनाव के बाद से 5वें चरण के लिए राजनीतिक दलों के बीच फाइट का दौर जारी है। मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का, ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। ओडिशा में 5वें चरण के लिए 5 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पिछले 6 दिनों से ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय करीब 15 से भी ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। सीएम साय लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। मेरा आज 6वां दिन है उड़ीसा के अंदर में, और 6 दिन में मैं कई लोकसभा और कई विधानसभा में गया हूं, और सभी जगह इसी तरह से जनसैलाब देखने को मिला है और उत्साह देखने को मिला है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार यहाँ 25 साल से जो बीजेडी की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार चल रही है, यहाँ की जनता उखाड़ के फेंकेगी। वहीं ओडिशा दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर हुए। कांग्रेस की जीत के दावों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ख्याली पुलाव पका रही है। ख्याली पुलाव पकाते रहें, कुछ होना है नहीं। इस बार और ज़्यादा दुर्गति कांग्रेस की होने वाली है। पहले लोकसभा में लोग नेता प्रतिपक्ष बनने तक की सीट नहीं जीत पाते हैं,
वो तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की दरियादिली 14 से 19 में भी ये लोग 54 सीट भी नहीं जीत पाए थे। नेता प्रतिपक्ष इनका नहीं बन रहा था, लेकिन मोदी जी दरियादिली दिखाए और खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। इस बार वो भी स्थिति इनकी नहीं रहेगी। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए कुल 35 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता ओडिशा में प्रचार प्रसार का कमान संभाले हुए हैं। ओडिशा में जनसभा में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, राज्यों से उसकी सरकारें सिमटती जा रही हैं। ऐसे में वो लोकसभा में जीत के क्या दावे करेंगे? जनता ने उनका पूरा झूठ को पकड़ लिया, उनके भ्रष्टाचार को पकड़ लिया, उनके अत्याचार को पकड़ लिया। 5 साल की सरकार कांग्रेस की और उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया जनता ने। पूरा देश जानता है इस बात को। जिनकी विश्वसनीयता अपने प्रदेश में नहीं हो, जिनकी विश्वसनीयता अपने घर में ना हो, दूसरे लोग कैसे स्वीकार करेंगे उनकी बातों को? तो वहीं महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी भी कई दिनों से ओडिशा के संबलपुर में प्रचार कर रही हैं। सीएम विष्णु देसाई की सभा में शामिल होने पहुंची रूप कुमारी चौधरी ने ओडिशा में बीजेपी की जीत की बात कही। और विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। नल जल योजना का जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, योजना है, वो भी नीचे तक धरातल पर नहीं है। और जो विकास कार्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार मुक्त और विकास को आगे ले जाने के लिए उड़ीसा में परिवर्तन आवश्यक है। और निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य दोनों में बन रही है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेडी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। साल 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो ओडिशा में 146 सीटों में से बीजेडी ने 112 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें ही मिल पाई थी और कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से साल 2019 में बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में पूरी ताकत लगा दी है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को आने वाले नतीजे किसके पाले में जाते हैं। ओडिशा से मृगेन पांडे और रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव समाप्त हो चुका है, मतदान हो गया है। ऐसे में राज्य के हर मतदाताओं को इंतजार है किसका? रिजल्ट का, परिणाम का। लोग तमाम समीकरणों के आधार पर नतीजों का अंदेशा लगाने में जुटे हैं। चाय के ठेलों में, पकौड़े वाले के यहाँ, समोसे वाले के यहाँ बातचीत चल रही है। इसकी बनेगी सरकार, एकरे बनी सरकार, तमाम चीजें चल रही हैं। राजनीति को जानने वालों की नजरें मुख्य तौर पर रायपुर सीट पर टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहां से कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनावी समर में है। ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट की वोटिंग समीकरण को लेकर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक रायपुर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वैसे भी प्रदेश की राजधानी है तो चर्चा का विषय तो बनता है। एक ऐसी सीट जहां पूरी तरह से हाल के कुछ चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा है। अगर रायपुर के चुनावी गणित को समझा जाए तो एक श्रृंखला के हिसाब से बृजमोहन अग्रवाल थोड़ा संतुष्ट नजर आएंगे। ये श्रृंखला क्या है, ये विस्तार से बताते हैं। चुनाव की मतगणना के ऊपर हर किसी की नजर रहती है। किस उम्मीदवार को कितने मत मिले, उनका वोटिंग परसेंट क्या रहा, जीत हार का अंतर कितना रहा, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हर राजनीति के जानकार ढूंढते रहते हैं। बात रायपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ का गणित कुछ ऐसा है जिससे बीजेपी को जाहिर तौर पर राहत मिल रही होगी। रायपुर लोकसभा में जीत और हार के अंतर की बात करें तो हाल के चुनाव दर चुनाव ये अंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 बार के मतदान के आंकड़ों में जीत हार का अंतर 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। इन आंकड़ों को साफ साफ समझाते हैं। साल 2009 लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तरफ से रमेश बैस को 49.19% वोटिंग शेयर के साथ चुनाव में 3,64,943 मत प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल को 41.39% वोट शेयर के साथ
3,07,042 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में रमेश बैस ने भूपेश बघेल को 7% वोटिंग शेयर के ज्यादा अंतर से हराया था। 2014 का लोकसभा चुनाव, एक बार फिर रमेश बैस ने रायपुर सीट से बाजी मारी। रमेश बैस को मतदान में 52.36% के साथ कुल 6,54,922 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा को 38.64% वोटिंग शेयर के साथ कुल 4,83,276 वोट मिले। इस तरह बीजेपी के रमेश बैस ने इस चुनाव में करीब 14% वोटिंग शेयर के अंतर से चुनाव जीता था, जो कि पिछले चुनाव से 7% ज्यादा था। साल 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी ने इस सीट पर 4 चांद लगा दिए। मोदी लहर में रायपुर सीट भगवामय हो चुका था। बीजेपी के सुनील कुमार सोनी को इस सीट से 60.01% वोटिंग शेयर के साथ 8,37,902 मत मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में 4,89,664 वोट आए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे को 35.07% मत प्राप्त हुए। इस तरह 2019 के चुनाव में जीत हार का अंतर देखा जाए तो ये लगभग 30% तक पहुंच चुका है। 2009 में लगभग 7%, 2014 में लगभग 14% और 2019 में लगभग 30%। इस हिसाब से देखा जाए तो जीत हार में इतना बड़ा अंतर बीजेपी के लिए सुखद संकेत दे रहा है। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं के लिए जानी जाती है, जहां बिना मतदान की काउंटिंग के किसी भी भविष्यवाणी या आंकड़ों के हिसाब से परिणाम की पुष्टि नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को दूसरे राज्यों की कमान सौंप दी है। पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को कई दूसरी जगहों की जिम्मेदारी दे दी है, शिफ्ट कर दिया है। इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कौन धुरंधर, कौन धुआंधार नेता कहां अपना जादू चलाने वाला है, कहां की उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के 6वें और 7वें चरण को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। 6वें चरण में 14 सीटों पर, वहीं 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें हरियाणा, ओडिशा, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ऐसे में पहले से हिमाचल और यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए, बिहार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। चरणदास महंत हरियाणा के बाद ओडिशा में संभाला प्रचार। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद जाएंगे दिल्ली। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा। सिरसा सीट से प्रत्याशी कुमारी शैलजा के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेताओं के दौरे पर बीजेपी अब तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के नेताओं के दूसरे राज्य में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके वो वहां जाकर करेंगे क्या। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि हमारे नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पार्टी को उनके दौरे से फायदा होगा, बीजेपी पहले अपना घर देखे। अभी भी हम लोगों की जानकारी है, बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में, वहाँ सभी जगह इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता भेजा है, तो पहले अपने घर को देखे वो लोग। कांग्रेस नेताओं के अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी बातें और अपने अपने दावे हैं। दौरों को लेकर हो रही सियासत से पर्दा भी उठ चुका है, लेकिन दूसरे राज्यों की कमान संभाल रहे नेता पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं, फिलहाल इस पर 4 जून तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। खोमन साहू, विस्तार न्यूज। और लोकसभा चुनाव जारी है, इस बीच राशन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। मैं इतने किलो दूंगा, वो इतना देता है, ये ऐसा होता है, तमाम चीजें चल रही हैं।
चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर प्रियंका गांधी ने टीवी में इंटरव्यू भी दिया। निजी चैनल से बात करते उन्होंने बयान दिया जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करारा हमला बोला है प्रियंका गांधी के ऊपर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ सरकार पर टिप्पणी करने पर नसीहत भी दी है। मुख्यमंत्री साय आखिर क्यों प्रियंका गांधी के ऊपर आग बबूला हुए हैं, क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राशन का मुद्दा उफान मार रहा है और इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। पार्टी के बड़े बड़े नेता अब हर चुनावी मंच से राशन का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि भाजपा सरकार में मिल रहे प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन को पार्टी सरकार में आने के बाद 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर देगी। इस बीच प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर एक बयान सामने आया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और केवल 5 किलो अब दिया जाता है। प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आने के बाद खुद सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके पलटवार किया है। उन्होंने प्रियंका गांधी को पढ़ने लिखने और होमवर्क करने की नसीहत दे दी है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। प्रियंका जी, झूठ फैलाने से फुर्सत मिल जाए तो अपनी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5,000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दें। अपने अज्ञानता का फायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं और इस बार राशन के मामले में फिर आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया। थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए बयान देने से पहले, थोड़ा होमवर्क कर लिया करिए बयान देने से पहले, बार बार फजीहत नहीं होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसका जिक्र तो किया ही, साथ ही उन्होंने अपने ओडिशा दौरे पर भी यह बात कही। तो जो लिख पढ़ के दे देते हैं इनके लोग, उसी को मीडिया में बोल देते हैं, वास्तविकता पता करते नहीं हैं, बाद में उनकी जग हंसाई होती है। तो उनको पहले इतने बड़े नेता हैं तो उनको वास्तविकता का पता करके ही कोई बयान देना चाहिए। सीएम द्वारा प्रियंका गांधी को आईना दिखाने के बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, जरा उसे सुनिए। प्रियंका जी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, सही आरोप लगा रही है। और ये क्यों, इतने बड़े देश में एक तो ये लोग नाम दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण, आज जो सरकार हमारी 10 किलो देती थी एक व्यक्ति पीछे, आज उसको 5 किलो दे करके लोग क्या करना चाहते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने, अपनी नीयत को छिपाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे, तो ये पूरी तरह से निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद यहां के मुद्दे लगातार उछल रहे हैं। सीएम साय ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को तो आईना दिखाया ही है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। भूपेश बघेल को रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुद्दों का दूसरे राज्यों के चुनावों में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।